हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड लास्ट टॉपिक। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो रिलेटेड टू द डिटर्मिनेंट्स। सो पहले करते हैं कि जो हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस किए लास्ट वीडियो में, उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स, और फिर करते हैं लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। सो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। हाँ जी, ये सम देखिए, दिया है कि डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ द लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। जब सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता तो डिटर्मिनेंट आपका डेफिनेटली क्या होगा, ज़ीरो। और अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, तो कोई एक डी आइज क्या होगा, नॉन ज़ीरो। हाँ जी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या दी है, डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और डी आइज एनी वन डी आइज इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर मैं यहाँ से डी निकालूँ तो डी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपका डी बन गया। हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट बन गया -2 लैम्डा -7। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट हमें, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन वो कहता है नहीं है, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज 2 लैम्डा -7 इज इक्वल टू दिस। सो ये आपका बन गया लैम्डा -7/2। अब निकाल के देखते हैं D1 क्या है, ताकि मेरे को पता लगे कि कंसिस्टेंट बन रही है या नहीं बन रही। पहले ये तो चेक करें कि नॉन ज़ीरो है कि नहीं। सो अगर D1 ज़ीरो ना हुआ तो ज़ीरो हुआ तो हम D2 और D3 चेक करेंगे। सो पहले चेक करते हैं D1। D1 में फर्स्ट रो कांस्टेंट बनेगी। ठीक है, एक मिनट यहीं पे करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से हमारा लैम्डा क्या बन गया, -7/2। अब D1 निकालते हैं। सो फर्स्ट रो आपकी क्या बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। अब D1 की वैल्यू देखें क्या बनती है, 1 × 4 - 1 -3। हाँ जी, आपका डिटर्मिनेंट D1 बना -16। ठीक है, सॉल्व करके देखिए। सिंस आपका D क्या बन रहा है, ज़ीरो, क्योंकि वो कहता है यूनिक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि D ज़ीरो और D1 नॉन ज़ीरो, तो हमारे क्या सोल्यूशन होते हैं, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर। सो ये सिस्टम विल हैव नो सोल्यूशन फॉर डेल्टा। अगर डेल्टा -7/2 लूँ तो इसके लिए इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। सोल्यूशन नहीं है मीन्स डेल्टा की -7/2 वैल्यू यहाँ पुट करूँ। ठीक है, -7/2, तो ये जो सिस्टम को इक्वेशंस बनी है, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब वो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। सो कंसिस्टेंट दो केसेस में हो सकते हैं, या ऑल डीज आर ज़ीरो और D इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं और यहाँ पे क्या हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं आपका D क्या बन रहा है आपका, 1 1 1 2 5 A 1 2 3। सो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ज़ीरो कर देते हैं इसको। ठीक है, अब मैं बार बार सारा अप्लाई करके यहाँ स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही, सो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसको। सो आपका डिटर्मिनेंट बना 6 - A + 2। सो आपका डिटर्मिनेंट है 8 - A। ठीक है, क्लियर। अब अगर आपका A जो है, इफ A आपका 8 होगा तो D क्या बन जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, सो D ज़ीरो बन जाएगा उस केस में जब 8 क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है जी, क्लियर। अब हम निकालते हैं D1। अजी एक चीज़ और देखिए, अगर मैं D3 निकालूँ तो सारे मेरे कांस्टेंट बनेंगे। अगर मैं D3 निकालूँ तो थर्ड कॉलम चेंज करना पड़ेगा। सो थर्ड कॉलम की जगह पे मैं क्या ले सकती हूँ, B। ठीक है, मैं D3 निकाल रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। सो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, मेरे D3 का आंसर बन रहा है 36 - B। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या कह रहे हैं कि D आपका सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। तो D अगर नॉट ज़ीरो है, ठीक है, तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है, या D ज़ीरो और बाकी सारे ज़ीरो हो तो सिस्टम क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट हो सकता है।
सिमिलरली पहले हम D1 एंड D2 भी निकाल लेते हैं। आप निकाल के देखिए, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ निकाल के पुट करती हूँ। मेरा ये जो है ये आपका कंसिस्टेंट कब बनेगा, जब D क्या होगा, दो केसेस हैं हमारे पास कंसिस्टेंट बनने के। सो पहला केस क्या है, D इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एनी वन D1 D2 D3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। सो करते हैं इसको। हाँ जी, केस 1 ले रहे हैं कि अगर कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो दो केस होंगे, या तो D क्या होगा, नॉन ज़ीरो, और अगर D ज़ीरो होगा तो बाकी भी क्या होने चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, उस केस में पॉसिबिलिटी है कंसिस्टेंट बनने की, मे और मे नॉट भी। ठीक है, सो यहाँ ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है। सो अगर D इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये नॉट ज़ीरो होगी। इट मीन्स A की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू, A की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 8। अगर 8 होगा तो डेफिनेटली क्या है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इससे चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसके लिए ये सिस्टम क्या हो सकता है, मे बी कंसिस्टेंट। डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पे, D1 D2 एंड D3 की वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर A क्या है, केस 2 लेते हैं कि अगर आपका D क्या बना, 0, इफ़ D इज 0 एंड ऑल D's आर आल्सो 0। वो केस में अगर A क्या बन गया, 8, 2A माइनस B प्लस B क्या बन गया, 20 क्या बन गया, 0, माइनस 8A प्लस 2B माइनस 8 क्या बन गया, 0, 36 माइनस B क्या बन गया, 0। इट मीन्स इस केस में B क्या बन गया, 36। इसमें पुट करके देखते हैं। सो 8 यहाँ पुट किया, B को 36 यहाँ पुट किया, चेक करते हैं 0 बनता है कि नहीं। ये बन गया आपका 0। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके अंदर पुट करते हैं 8 माइनस 36, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 36 के लिए ये सारे क्या बन सकते हैं, 0। ठीक है, सो फॉर A इज इक्वल टू 8 एंड B इज इक्वल टू 36, ऑल D's आर 0। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब ये आपका, अगर आप ये A और B की ये वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारी नई इक्वेशंस क्या बनी। सो इस केस में मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट है, आपको पता है ना ये बात। ठीक है, सो मैं पहले इसमें पुट करती हूँ वैल्यूज़, तो योर इक्वेशंस बिकम व्हेन A इज इक्वल टू 8 एंड B इज इक्वल टू 36। तो हमारा आंसर क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू 36, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14। हाँ जी, तो अब हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट बनती है या इनकंसिस्टेंट बनती है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z को कोई एक वैल्यू ले लेते हैं रैंडमली। ठीक है, और उस वैल्यू के लिए चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कि क्या z की वो वैल्यूज़ बाकियों को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। सो लेट z बी सम k। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज़ k, सो लेट z बी इज़ k हमने एक कांस्टेंट की तरह ले लिया। तो ये मेरी इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो गई, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस में। ठीक है, सो अब इसको आप क्या मानोगे, एक तरह का ये आपके क्या बन गए, कांस्टेंट। ठीक है, सो अगर मैं क्रैमर्स रूल लगाऊं तो मेरा d किसके इक्वल है। ठीक है, मैं पहली दो, क्योंकि मेरे पास अब कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, सो मेरे को d कितने चाहिए, 3। सो मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, एंड पुट द वैल्यूज़ फ्रॉम इट, पुट द वैल्यूज़ obtained from these in third to find consistency। ठीक है, अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई कर गई तो कंसिस्टेंट होंगी, अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो इनकंसिस्टेंट है। सो मेरा D आपका यहाँ से क्या निकला, 3। ठीक है, D1 किसके इक्वल निकलना चाहिए, फर्स्ट कॉलम चेंज कर दिया, मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस ले रही हूँ सिर्फ बच्चे। ठीक है, सो 1 मिनट, 1,5, तो ये बना आपका 30 माइनस 5k माइनस 36 प्लस 8k। सो यहाँ से आपके बना 3k माइनस 6। ठीक है, D2 क्या आपका बना, D2 आपका बन रहा है, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड आपका कॉलम जो है चेंज कर देंगे, तो ये आपका बना -12 प्लस 2k।
सो इट इज़ -6k + 24। ठीक है जी, क्लियर है। अब इनको यूज़ करते हैं। अब हम निकालते हैं इन दो इक्वेशन के x एंड y। ठीक है, यहाँ निकालते हैं। अभी इनका आंसर हमें रिक्वायर्ड है, सो मैं इसको इरेज नहीं करी। d आपका 3 है, ये साइड पे लिख लेते। d आपका 3 है, d1 है आपका 3k - 1 और d2 है आपका -6k + 24। तो सॉल्व करते हैं आपका x एंड y। देखिए यहाँ से आपका x किसकी इक्वल बनेगा, d1/d, दैट इज 3k - 6/3, दैट इज k - 2। y बनेगा आपका d2/d, सो दैट इज माइनस this/3, इट इज -2 + 8। ठीक है जी, क्लियर है। सो पुट x, y इन इक्वेशन थर्ड। तो अगर ये सेटिस्फाई कर दे, इफ सेटिस्फाई, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर। सो पुट करते हैं इसको इसके अंदर। तो ये बना आपका k - 2 + 2 -2k + 8 शुड बी इक्वल टू 14 - 3k। इसको सॉल्व करो। सो ये बनेगा -4k + 16। तो ये बन गया आपका 14 - 3k विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर x इज इक्वल टू k - 2, y इज इक्वल टू -k + 8। k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप पुट कर सकते हो। द थ्री इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, हेंस ठीक है, a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 36 के लिए सिस्टम क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर है। सो दो केसेस हमने देखे, कौन सा, अगर a नॉट इक्वल टू 8 है और अगर a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 36 है। सो केस क्या बना, a इज नॉट इक्वल टू 8 के लिए, एंड दूसरा केस a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 36 के लिए द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल प्रूव द कंसिस्टेंसी। ठीक है जी, क्लियर है। सो दैट्स इट्स फॉर द नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस। हाँ जी, अब करें हैं सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस। हमने पढ़ा कि जब यहाँ नॉन होमोजीनियस वैल्यू होती है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट होते थे। जब कांस्टेंट होते थे तो d, अगर मैं इसको नॉर्मल C1 C2 C3 जैसा कुछ, या D1 D2 D3 जैसा कुछ मान लूँ, तो मेरा d क्या बनेगा, ABC। ठीक है जी, क्लियर है। कॉमा D1 क्या बनेगा, ऑल ज़ीरोस पहली रो में, क्योंकि मैंने कांस्टेंट की जगह पे क्या लिख लिए हैं, ज़ीरोस। D2 क्या बनेगा, ऑल ज़ीरोस इन सेकंड रो, क्योंकि कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 0। ठीक है, और इसी तरह आपका D3 क्या बना, थर्ड रो आपकी क्या बन गई, 0। ठीक है, सो ये डिटर्मिनेंट भी 0 है, ये डिटर्मिनेंट भी 0 है, ये डिटर्मिनेंट भी क्या है, 0 है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये जो आपके तीनों डिटर्मिनेंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब बनेगा, इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपका, हाँ जी, अगर आपका d क्या है, नॉन ज़ीरो, ये आपको नहीं पता कि ये 0 है कि नॉन ज़ीरो, ये तीनों पक्का क्या है, 0, क्योंकि एक एक रो क्या है, 0। सो अगर आपका d नॉन ज़ीरो बनेगा तो x आपका क्या बना, d1/d इज इक्वल टू 0। इसी तरह y भी क्या बनेगा, 0, z भी क्या बना, 0, क्योंकि फार्मूला क्या है, d2/d एंड d3/d। ये ऊपर वाली वैल्यू 0 है, तो x y z क्या बन गए, 0। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशंस में आपका अगर d नॉन ज़ीरो है तो एक सोल्यूशन तो आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, x y z इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। ट्रिवियल मीन्स ऑब्वियस सोल्यूशन, जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है। देखिए, ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ओरिजिन से पास करी हैं। अगर मैं x y z 0 ले लूँ तो ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो ये सोल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट कर रहा ही है। ठीक है, किस केस में, अगर डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो। ठीक है, पर क्योंकि हमें पता है अगर डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, d क्या हो जाए, 0। हाँ जी, नेक्स्ट केस है हमारा, d अगर 0 हो गया
तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो ये सारे ज़ीरो हो गए। तो उस केस में क्या बनते होते हैं, या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बनता है। अब इनकंसिस्टेंट तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक ट्रिवियल सोल्यूशन तो मेरे को नज़र आ ही रहा है। इट मीन्स जो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं उनका एक सोल्यूशन तो डेफिनेटली 0 0 है। इट मीन्स इनकंसिस्टेंटी वाला केस नहीं होगा कि उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इनका एक सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करता है। तो बेटा ये केस तो है नहीं। तो क्या बच्चा, इस केस में अगर सारे ज़ीरो हैं तो क्या केस है, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो वो कौन से सोल्यूशन निकालने हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, वो देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। सो ध्यान में रखना है, होमोजीनियस का आंसर हमेशा कंसिस्टेंट होगा, पर हाँ ये हो सकता है या सोल्यूशन यूनिक हो या इनफाइनाइट। ठीक है, सो करते हैं इसके साथ की एग्जाम्पल। यहाँ जीरोस हैं तो ये कौन सा है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो मैंने चेक करना है कि डेफिनेटली ये कंसिस्टेंट तो होगा। ठीक है, चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन बनता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब डी इज इक्वल टू क्या होगा, नॉन ज़ीरो। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, 0 0 0। अगर डी क्या होगा, 0, तो क्या बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, सो पहले निकालते हैं डी। डी में क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड। सो इसको सॉल्व करते हैं पहले। सो इट इज़ 3 1 प्लस 6 माइनस ऑफ -4 प्लस, हाँ जी यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 46 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला केस है, इसका यूनिक सोल्यूशन है और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्या, x भी 0, y भी 0 और z भी 0। ठीक है जी, सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और। हाँ जी, ये इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके क्या होने चाहिए, यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट ही। सो डिटर्मिनेंट हमें डी बताएगा कि ये नॉन ज़ीरो यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट है। सो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आप चाहो तो वैल्यूज़ को 0 बना सकते हो। सो R1 में से R2 माइनस R1 एंड R3 में क्या करें, R1 प्लस R3 कर देते हैं। सो इट विल बी 0 -3 3 0 2 एंड -2। सॉल्व कीजिए, आंसर क्या बन रहा है, 6 - 6 0। सो डिटर्मिनेंट क्या है, 0। और हमें पता है कि होमोजीनियस इक्वेशन में D1 D2 D3 क्या होते हैं, 0। तो इट मीन्स डेफिनेटली ये क्या है, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, सो हमने क्या ढूंढने, क्या बताना है इसमें कि इसमें हमारे पास क्या हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। ठीक है, सो अब हमने ये प्रूव करना है, तो क्या करते हैं, जैसे पिछले एक सम में किया था कि z को क्या पुट कर दें, k। सो दो इक्वेशन में z की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1 2 एंड 3। सो लेट z इज इक्वल टू k, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। सो मेरा क्या बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू k, x माइनस 2y इज इक्वल टू -k। तो ये एक तरह की क्या बन गई, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अब इनको x और y के लिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व इट फॉर x एंड y। सो मेरा d क्या बना, 1 1 1 -2। सो d बना -2 -1 -3। ठीक है, d1 क्या बनना चाहिए, k माइनस k इंटू 1 -2। सो -2k प्लस k दैट इज -k। d2 क्या बन रहा है, देखिए 1 1 k -k। ठीक है, सो यहाँ से ये बना -k इज इक्वल टू -2। यहाँ पे x क्या बना, d1/3 दैट इज -k/-3k/2। ठीक है, और y आपका क्या बना, -2k मतलब d2/d। सो -2k ओवर -3 2/3k। ठीक है, अगर मैं ये x और y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करूं और आपका सल्यूशन या आपका इक्वेशन क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो ये जो z इज इक्वल टू k और x y हमने इन टर्म्स ऑफ k निकाले हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन।
हाँ जी, अब x क्या निकला k/3, y क्या निकला 2/3k और z क्या है k। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो पुट इन थर्ड। अगर x y को इसमें पुट करें, ठीक है, तो ये बन गया आपका k प्लस 4k माइनस 5k इज इक्वल टू 0। सो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। ठीक है, सो जो ये हमने सोल्यूशन निकाला ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। k की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो, 1 2 -1 2 3 और वट एवर। k कैन बी एनी रियल नंबर, k कैन बी एनी रियल नंबर। सो दिस इक्वेशन, दिस homogeneous equation system of equations, homogeneous system of equations has many infinite solutions, many infinite solutions for x is equal to k/3, y is equal to 2 3/k, comma z is equal to k where k can be any real number। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि आप कंसिस्टेंट में यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। एग्जाम्पल में जब d आपका 0 था तो आपका एक ही सोल्यूशन निकला था जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन 0 0 0। इस एग्जाम्पल में मेरे नॉन ट्रिवियल मतलब 0 0 के अलावा क्या निकल रहे हैं सोल्यूशन, इनको नॉन ट्रिवियल या नॉन ज़ीरो सोल्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल और नॉन ज़ीरो सोल्यूशंस। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी।